ठीक ठाक हैं। चलिए आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक फिजिक्स का लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज विंड एनर्जी। मतलब टॉपिक क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब एक ऐसी एनर्जी का सोर्स जिसको हम बार बार रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने के साथ साथ हम उसको न्यू अटैचमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड विंड एनर्जी, जिसको हम विंड एनर्जी के फॉर्म में एज इट इज एट ए टाइम डिस्कस करने की बात कर रहे हैं। तो विंड एनर्जी क्या है? मोटो तो हमारा ये है, लेकिन ये प्रोसेस कैसा है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के माध्यम से हम यहाँ देखेंगे क्या है। फर्स्ट पॉइंट, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। फर्स्ट टाइम क्या है कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड को डिफाइन किया गया। विंड क्या है? मूविंग एयर, चलने वाली हवा को ही हम विंड या हवा कहते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में क्या है? द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द विंड इज ड्यू टू इट्स हाई स्पीड। द एनर्जी प्रोसेस्ड, एनर्जी क्या कर सकती है? एनर्जी ए टाइप ऑफ सोर्स ऑफ मतलब वर्क टू डू कैपेसिटी। मतलब कि सोर्स ऑफ वर्क टू डू कैपेसिटी का मतलब कि एक ऐसा निकाय, एक ऐसा स्रोत जो कार्य करने की क्षमता रखता हो, वही एनर्जी है। तो ऐसी कंडीशंस में द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द विंड, विंड के द्वारा जो एनर्जी प्रोसेस की जाए, हवा के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाए, उस एनर्जी के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द विंड इज ड्यू टू इट्स हाई स्पीड। कब ये प्रोसेस्ड होता है? जब ये हाई स्पीड में रन करती है या हाई स्पीड में फ्लो करती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज यूटिलाइज्ड। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज यूटिलाइज्ड। काइनेटिक एनर्जी मालूम ही होगा, गतिज ऊर्जा जिसे कहते हैं। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज यूटिलाइज्ड, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। कहने का मतलब आप एनर्जी टॉपिक में कई वीडियो देखें, उसमें आपको मेन कॉन्सेप्ट क्या दिया गया कि वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी एंड वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय। ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं, और ना ही हम इसको पूर्णतः डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर कर क्या सकते हैं? मतलब कि हम वन फेज टू अनदर फेज ट्रांसफर कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर कहना चाह रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज यूटिलाइज्ड। मतलब कि इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं फॉर डूइंग वर्क्स। कैसे? कुछ काम करके। मतलब एनर्जी का मीन्स ही है कैपेसिटी टू डू वर्क, जिसके द्वारा हम काम करने की क्षमता रखते हो, वही कैपेसिटी ही हमारी एनर्जी है। तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी को किसमें यूटिलाइज करेंगे? वर्क के फॉर्म में। वर्क के फॉर्म में यूटिलाइज करके हम कुछ नई प्रोसेसिंग करेंगे, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, या कोई मतलब और भी काम हम कर सकते हैं। जैसे इन द केस ऑफ पुलिंग वाटर। पुलिंग वाटर का मतलब कि जब हम किसी वेल वगैरह या ट्यूबवेल से पानी को खींचते हैं इरिगेशन फॉर्मेशन के लिए, तो इन सारी चीजों में हमें आवश्यकता होती है। तो वहां पर ये कंडीशंस लाइक की जाती है। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज यूटिलाइज्ड फॉर डूइंग वर्क्स। मतलब काम करके हम काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये काइनेटिक एनर्जी हमें कहां से मिलती है? विंड एनर्जी से। रिसोर्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो जस्ट वी कैन यूटिलाइज इट। अब कहां कहां हम यूटिलाइज कर सकते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। पहले हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जो आज हमारे लिए वर्ल्ड लेवल पर क्राइसिस है। और स्पेशली अविकसित देशों में या विकासशील देशों में तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन गई है। क्योंकि आज की डेट में एक जो हम लोगों के अंदर कंपटीशन होता है कि एक दूसरे को देख करके ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज हम चाहते हैं। तो भाई फैसिलिटीज चाहते हैं, तो फैसिलिटीज को पूरा करने के लिए हमारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। अब वो कैपेसिटी ना होने के कारण हम स्ट्रगल पर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आखिर वो स्ट्रगल करने का रिजल्ट भी तो कुछ होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस में हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज में प्रमुख रूप से हम क्या कर सकते हैं? जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, क्योंकि आज गवर्नमेंट का मोटो भी है, प्राइवेट सेक्टर भी यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाए। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से ही हम लोगों को खुशियां दे सकते हैं, लोग हैप्पी हो सकते हैं। उसका एक ही रीजन है
क्योंकि आज सुबह मॉर्निंग में जब से आप जगते हैं और इन द लेट नाइट जब तक आप सो नहीं जाते हैं, मैक्सिमम टूल्स, मैक्सिमम मशीनरी जितनी भी हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से ही इन्वॉल्व होती हैं, अर्थात वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। तो वह इलेक्ट्रिसिटी होना जरूरी है, जिसके कारण देहात क्षेत्र से लोग शहर क्षेत्र में पलायन कर रहे हैं। उसका भी एक प्रमुख रीजन है, क्योंकि उनको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी अगर गांव में मिलती तो शहर में आने की क्या जरूरत है। तो ऐसी कंडीशंस में पहली ट्रेजेडी जो हमारी थी जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए हम यहाँ कैपेसिटी बनाते हैं रिन्यूएबल सोर्स के माध्यम से जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया, इन वाटर लिफ्टिंग पंप। इन वाटर लिफ्टिंग पंप आज आप देख रहे हैं कि सुविधाएं इतनी आवश्यकता से अधिक बढ़ती जा रही हैं कि चाहे वो गांव हो, देहात हो, शहर हो, छोटे मकान हो या बड़े मकान हो, सब जगह टुल्लू पंप चाहिए। तो टुल्लू पंप का काम क्या है, सामान्य तौर पर वाटर लिफ्टिंग का काम करते हैं। ऐसे हम इरिगेशन की बात करते हैं, चाहे वो ट्यूबवेल हो, वेल हो या अदर कोई रिन्यूएबल प्लेसेस हो, जहां पर हम सामान्य तौर पर अपने डे टू डे की नीड्स पूरी करते हो, तो वहां पर हमें क्या चाहिए, वाटर लिफ्टिंग पंप चाहिए। और वाटर लिफ्टिंग पंप को चलाने के लिए हमें रिसोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। अब वो रिसोर्स ऑफ एनर्जी सामान्य तौर पर कोई ना कोई ऑप्शंस तलाशना होगा, तो ये भी ऑप्शंस हम कर सकते हैं इन वाटर लिफ्टिंग पंप टू पंप आउट वाटर फ्रॉम ग्राउंड। जमीन से पानी निकालने का भी काम कर सकते हैं। इरिगेशन में आप देखते हैं कि पहले लोग तालाब वगैरह से पानी चलाने की कोशिश करते थे, लेकिन तब के माध्यम जो हमारे थे ओल्ड सिचुएशन के कारण ओल्ड प्रोसेस हुआ करते थे। अब आज की डेट में क्या है, मशीनरी इतनी हावी है कि हम हर स्टेप पर मशीन का ही यूज करना चाहते हैं, और वो मशीन किससे प्रोसेस करेगी, चाहे वो पेट्रोलियम ऑयल हो, तो पेट्रोलियम तो नॉन रिसोर्सेबल है, नॉन रिन्यूएबल है। तो ऐसी कंडीशंस में नॉन रिन्यूएबल की बात अगर हम करते हैं तो वो तो एक स्टॉक वाली बात है। कोई भी चीज स्टॉक में रखी रहेगी तो धीरे धीरे खर्च करते हुए एक समय आएगा कि हम उससे परेशान हो जाएंगे, वो हमारा स्टॉक पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं, और वह रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के माध्यम से हम अपने आप को एक तरह से कह लें कि विकासशील से विकसित अवस्था में आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हमारी आवश्यकता हो तो हमारी भरपाई कर सके। तो सेम कंडीशंस में यहाँ पर इन वाटर लिफ्टिंग पंप टू पंप आउट वाटर फ्रॉम ग्राउंड, जमीन से पानी निकालने के लिए, चाहे वो इरिगेशन करना हो, चाहे वो घरों में पानी की सप्लाई करना हो, यहाँ तक कि छोटे छोटे शहरों नगरों में वाटर सप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी स्टोरेज बनाते हैं। तो कहने का मतलब पानी की टंकी जो वाटर टैंक बनाते हैं, वहां वाटर टैंक में भी फिलअप करने के लिए एक लंबे हॉर्स पावर्स का हमें मशीन चाहिए। वह मशीन कैसे जनरेट की जाएगी, कैसे वो ऑपरेट की जाएगी, तो इन द केस ऑफ ऑपरेशन हमें एनर्जी चाहिए, और वह एनर्जी का माध्यम विंड एनर्जी भी बन सकती है। इनके ये ऑप्शंस हैं। थर्ड ऑप्शंस क्या है, रोटेटरी मोशन ऑफ विंड मिल। विंड मिल को हम रोटेटरी मोशन के थ्रू यूज कर सकते हैं। इज यूज टू लिफ्ट वाटर, ये भी वाटर को लिफ्ट करने में काम करती है। फ्रॉम ए वेल, मतलब कि सामान्य तौर पर इरिगेशन की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं, उन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज पर गवर्नमेंट का भी ध्यान अभी कम गया, और गया भी तो इतना ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट था जिसके कारण गवर्नमेंट ने यू टर्न ले लिया। तो यू टर्न ले लेने का मतलब क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर अफेक्टेड ही नहीं हुआ। तो जिसके कारण हमारे यहाँ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज की बात आई, तो उस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आज की डेट में अगर हम कहें तो अभी हम बैकवर्ड कहलाएंगे। बैकवर्ड इसलिए कहलाएंगे क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है। संसाधन करना भी चाहें तो एक लंबा इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिस इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट के पास अभी तक कोई प्लानिंग नहीं थी। आज की डेट में अगर प्लानिंग भी है, क्योंकि सशक्त गवर्नमेंट हमने दिया है, तो सशक्त गवर्नमेंट दिया है, तो ऐसी कंडीशंस में हमें ट्रिपल पी मॉडल को एडॉप्ट करना पड़ेगा। और वह ट्रिपल पी मॉडल क्या है, मतलब पब्लिक प्राइवेट मॉडल होता है। तो पब्लिक प्राइवेट मॉडल मतलब कि उसमें हम पब्लिकली तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करना ही चाहती है, लेकिन हर काम गवर्नमेंट ही नहीं कर सकती है, उसमें हमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना होगा। क्योंकि आपने पहले पूर्वजों के द्वारा ही सुना होगा, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो सभी कहते हैं
कि मीन्स पूछा गया है कि कह पंथा, रास्ता क्या है, तो उसका आंसर देता है लेखक। एक बहुत ही रोचक कहानी है कि महाजनों एन गतः स पंथा, कि जहां पर महाजन जाते हों, धनाढ्य लोग जाते हों, वही पंथ है, वही रास्ता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट भी यू टर्न क्यों लेती है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। तो उसने क्या किया, ट्रिपल पी मॉडल बनाया। ट्रिपल पी मॉडल में पब्लिक प्राइवेट के माध्यम से उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया कि भाई जहां धनाढ्य रहेंगे, जहां पर लोग इन्वेस्टमेंट करने लायक रहेंगे, उनको अगर हम अपने मॉडल में नहीं लाएंगे तो हमारा मॉडल सफल नहीं होगा। तो विंड एनर्जी मॉडल जो था, विंड एनर्जी के माध्यम से चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, चाहे हम ऐसे रिसोर्स ऑफ एनर्जीज की बात करें जो इरिगेशन या वाटर लिफ्टिंग का कोई भी काम करते हैं, तो एक लंबा अमाउंट लगाएगा कौन? तो वही लगा सकता है जिसके पास पैसे होंगे। तो ऐसी कंडीशंस में हम ऐसे पैसे वाले लोगों का भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनावें और उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से एक लंबा इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ हम ऐसी व्यवस्था भी बनावें कि जिसके माध्यम से विंड एनर्जी हमारे लिए हेल्पफुल हो। तो नाउ आई विल टेक सेकेंड पॉइंट, विंड मिल इज ए मशीन। विंड मिल क्या है? एक मशीन होती है which works with the energy of blowing air, जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और वह एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करती है? बाय ब्लोइंग एयर, हवा के चलने से। जैसे हवा चलती है सामान्य ढंग से आप देख ही रहे हैं, तो हवा के चलने से भी मतलब कि हवा के द्वारा ऊर्जा हम प्राप्त कर लें, वही हमारा ये विंड एनर्जी है। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ आई विल टेक कि विंड मिल इज ए मशीन which works with the energy of blowing air or wind. It is a structure similar to a large electric fan. मतलब कि यह एक स्ट्रक्चर है इसका, लार्ज इलेक्ट्रिक फैन, दैट इज इरेक्टेड एट सम हाइट ऑन ए रिजिड सपोर्ट। कहने का मतलब या उसी तरह से जैसे किसी रिजिड सपोर्ट पर पंखा लगा दिया जाए और पंखा को ऑन करते हैं तो तुरंत हवा हमें मिलने लगती है। तो ये तो आर्टिफिशियल रिसोर्स हो गया। अब आर्टिफिशियल रिसोर्स के माध्यम से भी अगर हम चाहें तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए हमें एक नेचुरल रिसोर्स की बात अगर चाहते हैं तो नेचुरल रिसोर्स में हमें एफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज को प्रोड्यूस करना है, तो विंड एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर इसने क्या तुलना किया कि इट इज ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू ए लार्ज इलेक्ट्रिक फैन। मतलब कि यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें लार्ज इलेक्ट्रिक फैन मतलब बहुत अधिक इलेक्ट्रिक फैन को लगा दिया जाए, दैट इज इरेक्टेड एट सम हाइट, जो कुछ ऊंचाई पर टंगे हुए हों, ऑन ए रिजिड सपोर्ट, किसी अस्थायी सपोर्ट के द्वारा, व्हेन द ब्लोइंग विंड स्ट्राइक्स across the blades of a windmill। और इस तरह से जो उनकी ब्लेड्स चल रही होती है, जब फैन मूव कर रहा होता है तो उनकी ब्लेड से निकलने वाली हवा वो क्या करे, विंड मिल को चलाती रहे, रोटेट करती रहे। इट एक्सट्रैक्ट्स ए फोर्स, इट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन देम, और उसके माध्यम से उन पर एक बल उत्पन्न होगा। तो इट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन देम ड्यू टू व्हिच द ब्लेड्स ऑफ द विंडमिल स्टार्ट रोटेटिंग। जिस फोर्स के कारण, जैसे ऊपर जो इरेक्ट पोजीशंस में रखा गया फैन, अगर वह फैन तेजी से चल रहा है तो जाहिर सी बात है आप नीचे कपड़ा वगैरह रख देते हो, कोई भी ऐसी गीली वस्तु रख देते हो, आफ्टर 1 आवर 2 आवर्स में आप देखते हो कि वो सूख जाता है। तो भाई कैसे सूख गया? जाहिर सी बात है कि हवा के लगने से जो हमारा मतलब गीलापन था कपड़े का या किसी भी वस्तु का, वह धीरे धीरे वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट हो गया और वह कपड़ा या वह वस्तु हमारी सूखी हुई मालूम होने लगती है। तो सेम कंडीशंस में ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि फैन के द्वारा जो हवा चल रही है, वह फैन के द्वारा हवा चल रही है, तो बाय फोर्सली वो क्या करती है, इन्वायरमेंट पार्टिकल्स को सजेस्ट करती है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनको मोटिवेट करती है, किसके लिए? वेपर बनाने के लिए, जो एटमॉस्फेरिक वेपर बनाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में इट एक्सर्ट्स ए फोर्स, वह एक फोर्स लगाती है ऑन देम, उन पर, ड्यू टू व्हिच द ब्लेड्स ऑफ द विंडमिल स्टार्ट रोटेटिंग, जिसके कारण विंडमिल की जो ब्लेड्स होती हैं वो रोटेट करने लगती हैं। रोटेट करने का मतलब घूमने लगती हैं। इट इज यूज्ड टू जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। इज कॉल्ड विंड टरबाइन, और इसी अरेंजमेंट को
हम क्या कहते हैं, विंड टरबाइन कहते हैं। विंड टरबाइन का मतलब कि एक ऐसा चक्का, टरबाइन, जो मूवमेंट करता रहता है और वह मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो दैट इज कॉल्ड विंड टरबाइन एंड द कंप्लीट सेटअप ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग विंड एनर्जी इज कॉल्ड विंड जनरेटर। और इस पूरे सेटअप को, इस पूरे मॉडल को ही हम विंड जनरेटर के नाम से जानते हैं। और यह विंड जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हमारी मदद करता है। तो एक अच्छा मॉडल आपने देखा कि किस तरह से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को विंड एनर्जी के माध्यम से हमने कैसे इसका ऑप्शंस निकाला कि हम इससे विंड टरबाइन को रोटेट करा दें, और विंड टरबाइन को रोटेट करा देने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और वह इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो हम लोगों के लिए फायदेमंद है। सेम कंडीशंस में नाउ आई विल टेक थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट बात आती है कि आपने एक मॉडल तो बना दिया कि ठीक है विंड एनर्जी के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो मे भी पॉसिबल, लेकिन अब कमर्शियल प्लेसेस पर कैसे काम करें, क्योंकि एटलीस्ट हमारा जो सॉरी इसमें जो मेरा हमारा उद्देश्य था, वह उद्देश्य था कमर्शियल पर्पज। अगर वो कमर्शियल पर्पज पर काम नहीं कर रहा है तो हमारे लिए यूजलेस है। तो ऐसी कंडीशंस में यूजफुल बनाने के लिए यूजफुल बनाने के लिए उसको कमर्शियल पर्पज पर होना चाहिए। तो नाउ आई विल टेक थर्ड पॉइंट फॉर कमर्शियल पर्पजेज। कमर्शियल पर्पज पर क्या करते हैं, इन लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल्स। लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल्स मतलब कि बहुत अधिक संख्या में हमें बहुत अधिक संख्या में हमें विंड मिल लगानी पड़ेगी। तो फॉर थर्ड पॉइंट इज फॉर कमर्शियल पर्पजेज। कमर्शियल पर्पज के लिए ये लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल्स, एक अधिक संख्या में हमें क्या करना होगा, विंड मिल लगाना होगा, आर इरेक्टेड ओवर ए लार्ज एरिया व्हिच इज नोन एज विंड एनर्जी फार्म। और एक लंबे फार्म हाउस टाइप का बना करके फार्म एरिया में जो चारों तरफ से सराउंडेड हो, वहां पर हमें क्या करना होगा कि मीन्स विंड मिल लगाना होगा, और उस विंड मिल के प्रोजेक्ट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना होगा। मॉडल हमारा यही रहेगा जो सेकंड पॉइंट में हमने कहा है। और थर्ड पॉइंट में केवल उसका एक लार्ज स्केल बताने की बात कर रहे हैं, और वो लार्ज स्केल में क्या बताया गया, इसमें हम एक सराउंडेड पार्ट ऑफ लैंड को चाहिए, और उस सराउंडेड पार्ट ऑफ लैंड जो होगा वो हमारे लिए विंड एनर्जी फार्म के रूप में काम करेगा। मतलब कि हम वहां से अधिकतम विंड मिल स्थापित करके और मैक्सिमम अमाउंट में हम विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। द एनर्जी आउटपुट ऑफ ईच विंड मिल, इस तरह से जो एनर्जी आउटपुट होगा, मींस प्रत्येक विंड मिल का जो एनर्जी आउटपुट होगा इन ए फार्म इज कपल्ड टुगेदर टू गेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन ए कमर्शियल स्केल। और प्रत्येक विंड मिल को एक दूसरे से अटैच कर दें, जिसके माध्यम से क्या हो, ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। मतलब कि उसमें विंड मिल्स का पूरा सहयोग हो, और वह विंड मिल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो, जिसके कारण ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। नाउ आई विल टेक फोर्थ पॉइंट। अब चौथे बिंदु पर हम बात करते हैं, इट इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली। अब इसमें हम यूज और मिसयूज की बात करने लगते हैं। तो यूज की बात अगर करें तो इट इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली, मतलब कि हमारे पर्यावरण का मित्रवत संबंध रखती है, पर्यावरण के लिए हमारे लिए फायदेमंद है, मीन्स पॉल्यूशन नहीं प्रोड्यूस करती है। अभी आपने पेट्रोलियम के लिए देखा, पेट्रोलियम हमारे लिए रिच रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन रिच रिसोर्स ऑफ एनर्जी के साथ साथ ड्रॉबैक्स क्या है कि वो नॉन रिन्यूएबल है, पहली सर, और दूसरी है पॉल्यूशंस, एक्सेस पॉल्यूशन प्रोड्यूस करती है। तो भाई कोई आदमी अच्छा हो ये अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होने के साथ साथ क्या करे कि एक अच्छाई के साथ 3-4 बुराइयां डाल दे, तो जाहिर सी बात वो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। तो सेम कंडीशंस में हमें बात किस पर करनी है कि यहाँ पर जो विंड एनर्जी मॉडल है, वह विंड एनर्जी मॉडल हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, मतलब कि पर्यावरण के लिए फायदे की चीज होती है, मित्रवत संबंध रखता है, एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ
रिन्यूएबल एनर्जी, और रिन्यूएबल एनर्जी का एफिशिएंट रिसोर्स होता है, मतलब कि ये रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करता है। इट रिक्वायर्स नो रेकरिंग एक्सपेंसेस, यहाँ तक कि इसके पास कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंस की जरूरत नहीं होती है, थोड़े संसाधनों से काम हमारा चल सकता है। बस जरूरत क्या है, एक सराउंडेड प्लॉट चाहिए, जिसके मतलब कि हम फार्म हाउस टाइप का बना करके वहां लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल्स लगा सकें, और उन विंड मिल्स को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड करके कॉमर्शियल लेवल पर हम विंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि विंड एनर्जी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यही हमारे लिए सबसे बड़ी फायदे की चीज है कि कम अमाउंट में, कम लागत में, कम इन्वेस्टमेंट में एक लंबा प्रोजेक्ट हम तैयार कर सकते हैं, और वह विंड एनर्जी का हो सकता है, जिस विंड एनर्जी के माध्यम से कमर्शियल स्तर पर भी हम अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इतनी सारी अच्छाइयां तो आपने देख लिया, हो सकता है इसमें कुछ बुराइयां भी हों, डिसएडवांटेज हों या मिसयूज हों। तो अब उस डिसएडवांटेज के विषय में फिफ्थ पॉइंट हमारा है, यहाँ पर हमें इस पर विशेष गौर करना होगा। तो देयर आर सम लिमिटेशंस, कुछ इसकी सीमाएं भी हैं। आप हार्नेसिंग विंड एनर्जी, हार्नेसिंग विंड एनर्जी का मतलब कि जब तीव्र हवा चलनी चाहिए, कहने का मतलब कि हवा क्या है, एक तरह से प्रकृति का उपहार है। प्रकृति ने जो हम लोगों को, भूलोकवासियों को एक उपहार दिया है, जब इच्छा होती है तब चलेगी, जब इच्छा होगी तब नहीं चलेगी। तो ये अनसर्टेनिटी है। अब उस अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ हमें आर्टिफिशियल रिसोर्स को भी तैयार करना होगा। जैसे अभी हमने कहा कि फैन चला करके हम क्या कर सकते हैं, विंड टरबाइन को रोटेट करा सकते हैं। तो भाई फैन चलाने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में एक लिमिटेशंस भी है कि अगर हमें विंड एनर्जी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो जाहिर सी बात है कि उसको प्रोडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी की भी रिक्वायरमेंट होगी, और वह एक लिमिटेशंस के माध्यम से इसमें आती है। तो देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ हार्नेसिंग विंड एनर्जी, दैट इज द मिनिमम विंड स्पीड इज नेसेसरी। और इस विंड एनर्जी को चलाने के लिए या इस विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को सेटिस्फैक्ट्री वर्क करने के लिए एक मिनिमम स्पीड ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जो विंड एनर्जी की है। नेसेसरी फॉर सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग ऑफ ए विंड जनरेटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। मिनिमम उसकी स्पीड जो विंड की है वो 15 किलोमीटर पर आवर्स का होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वहां हमारी विंड मिल फेल्योर करेगी। तो जाहिर सी बात है कि भाई कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम विंड मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं कि विंड एनर्जी के माध्यम से हम लार्ज स्केल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा पूंजी नहीं लगाना पड़ रहा है, तो कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी खर्च करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल दैट एनटीपीसी को आप देखते हो, तो एनटीपीसी में आप कहोगे कि हम कोयला नहीं लगाएंगे, तो भाई कोयला नहीं लगाओगे तो हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी, और हीट एनर्जी नहीं अगर प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होगी। सेम कंडीशंस में अगर विंड एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस करना है तो जाहिर सी बात है कि उसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पर हमें आर्टिफिशियल रिसोर्स ऑफ विंड को भी प्रिपेयर किए रहना होगा, क्योंकि हमारी जो नेचुरल विंड है वह नेचुरल विंड कभी 15 km पर आवर से एबव भी चलेगी और कभी उससे बिलो चलेगी। तो उसमें एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए जाहिर सी बात है आर्टिफिशियल रिसोर्स से भी हमें लैस होना होगा, क्योंकि विंड एनर्जी की स्पीड कभी कम ना होने पावे, क्योंकि वह मिनिमम रिक्वायरमेंट बताया गया कि कम से कम 15 km पर आवर्स की स्पीड तो होनी ही चाहिए, नहीं तो विंड एनर्जी टरबाइन जो होगा वो नहीं चल पाएगा। तो जब वो रोटेट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के माध्यम से हमने एक विंड मॉडल को प्रस्तुत किया, और वह विंड एनर्जी मॉडल हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए काफी फायदे की चीज है, लेकिन इसका सेटअप करने में थोड़ा सा अभी कॉस्टली है। लेकिन कॉस्टली है तो जाहिर सी बात है इसमें हमारा लग क्या रहा है। अगर इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात अगर हम कर लें तो इन्वेस्टमेंट हमारा नथिंग के बराबर लग रहा है। अगर अन्य प्रोजेक्ट को देखा जाए, एनटीपीसी को देखा जाए, या एनटीपीसी के माध्यम से अन्य इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शंस के प्लेसेस पर बात की जाए, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की,
तो उसमें लार्ज स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर लार्ज स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है कुछ हमें आर्टिफिशियल रिसोर्स रखने पड़ेंगे और उसके माध्यम से ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का अच्छा माध्यम बन सकता है। और इस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, विंड एनर्जी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर आगे के लिए एक अच्छा वीडियो ला रहे हैं जो कि हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी पर है। तो उस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।